हाय। कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों को समझा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है होते हैं। वैसे यौगिक जिनमें क्या है COOH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ये हमने पुरानी वीडियो में देखा था। अब इसके बाद जो हमारी आगे की अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसमें हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं। और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का पहला सदस्य है जिसे हम कहते हैं HCOOH यानी कि फार्मिक अम्ल। इसका नाम क्या है? फार्मिक अम्ल है। और फार्मिक अम्ल पे बात करते हैं जो कि कार्बनिक अम्लों की श्रेणी का, कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का पहला सदस्य है। पहले सदस्य का मतलब है कार्बन की एक संख्या वाला सदस्य है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। तो आज का हमारा का टॉपिक क्या रहेगा इस वीडियो का, यही है फार्मिक अम्ल है। अब बात ये आती है कि फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल को हम फार्मिक अम्ल क्यों कहते हैं ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि इसे सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था? लाल चींटियों के बाद। लाल चींटियों का क्या किया गया था? आसवन। लाल चींटियों का भंजक आसवन किया गया था। भंजक आसवन करके प्राप्त करने के कारण क्या कहते हैं इसको? फार्मिक अम्ल। क्यों? क्योंकि लाल चींटी जो होती हैं इनको हम लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? फार्मिका कहते हैं। और नाम जो होते हैं वो किससे बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं लैटिन नेम से, हिंदी अंग्रेजी से नहीं बनाए गए, लैटिन भाषा से नाम रखे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम समझे कि फार्मिका, फार्मिक अम्ल से बनने वाले के कारण क्या कहा जाता है? फार्मिक अम्ल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कि फार्मिक अम्ल है हमारे सामने। और फार्मिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है HCOOH। और इसका संरचना सूत्र जो होता है वो होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर क्या लगा होता है? H लगा होता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अर्थात इसमें एल्किल समूह नहीं होता है। क्योंकि जैसे वैसे क्या होते हैं? RCOOH होता है, लेकिन इसमें R नहीं है। R की जगह पर क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है, तो ये है HCOOH। ठीक है, ये हो गया आपका HCOOH। अब आ जाते हैं किस पर? IUPAC नाम क्या है इसका? IUPAC नाम मैंने कल बताया था कि ये होते हैं एल्केनोइक अम्ल। और जो एल्केनोइक अम्ल हैं, और एल्केनोइक अम्ल हैं, तो एल्केनोइक अम्ल का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप कार्बन की संख्या 1 लगाएंगे तो क्या हो गया? मेथेनोइक अम्ल हो गया, जिसे आप पुरानी वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, तो HCOOH है, संरचना सूत्र आपका ये रहा। और इसका नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। और इसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया। चलिए बात करते हैं कि जो फार्मिक अम्ल है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अक्सर आपने क्या देखा होगा कि जब आपने देखा होगा कि मधुमक्खी है, ततैया है, बिच्छू बूटी है, यानी कि बर्रे हैं, ये चीज़ें अगर काट लेती हैं तो क्या होता है? त्वचा पर बहुत तेज जलन होती है, दर्द होता है। वो किसके कारण होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो मधुमक्खी, बर्रे, ततैया और ये जो बिच्छू बूटी है जिसे नेटल कहते हैं, एक पौधा होता है, इन सभी के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? मधुमक्खी, ततैया, बर्रे आदि के डंक में पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है? त्वचा में वो क्या करते हैं? डंक मार करके, काट करके क्या करते हैं? हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल को इंजेक्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? काफ़ी जलन फील होती है। तो वो जलन का कारण क्या है? फार्मिक अम्ल है। आप समझ गए कि फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? कोई पूछे फार्मिक अम्ल या ततैया में, मोहार में, ये जो बर्रें होती हैं या फिर क्या है लाल चींटियां हैं, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। या फिर उसका IUPAC नाम की बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एक ही बात है। ये एक और जगह पे पाया जाता है, नेटल। नेटल नाम का एक पौधा होता है। ठीक है, इसे बिच्छू बूटी भी कहते हैं, क्योंकि अगर इस पे क्या है? कांटे जैसे होते हैं, इसकी पत्तियां जो होती है इस पे कांटे जैसे होते हैं। अगर उनसे आप टच हो गए तो क्या है? वहां पे ऐसा ही फील होगा जैसे कि क्या है, आपको किसी ततैया ने, मोहार ने, चींटी ने काट लिया है। वो इसलिए फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? उसके जो नेटल है, उस पौधे की जो पत्तियों में जो डंक लगे हैं, उन डंकों में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है, और वो हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल आप समझ गए कहाँ पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है। और लाल चींटियों में पाया जाता था, और इसलिए लाल चींटियों का भंजक आसवन किया गया, और उनसे क्या है? सबसे पहले जो है इसको प्राप्त किया गया। अब बात ये आती है कि फार्मिक अम्ल को बनाने की विधियां क्या हैं। ठीक है, फार्मिक अम्ल बनाने की विधियां क्या हैं? तो फार्मिक अम्ल, देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो जो हम सामान्य विधियां बताते हैं ना कि इन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इन्हें बनाने की सामान्य विधियां ये हैं, तो सेम टू सेम क्या है? सामान्य विधियां भी वही होती हैं जो क्या होती हैं आपकी
इनकी स्पेशल विधियां होती हैं। तो हम उन्हीं विधियों से क्या है इसको भी बना सकते हैं, बस आपको आर की जगह पर क्या है एच लगाना होगा, आप वहां पर आर नहीं लगाएंगे। तो आर की जगह पर क्या लगाना होगा एच, अगर आर लगा देंगे तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा, यानी कि एल्किल समूह वाला बन जाएगा। तो सेम टू सेम उन्हीं विधियों से क्या है हम ये बना सकते हैं। और वहां पे मैंने एग्जांपल दिया था किसका, एसिटिक अम्ल का, इसलिए एसिटिक अम्ल तो मैं क्या है मुश्किल ही ज्यादा नहीं बहुत हल्का सा समझाऊंगा। यहाँ पे बात आती है कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसे बनाने की सामान्य विधियों से हम इसे क्या है बना सकते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके बना सकते हैं, और हम किससे बना सकते हैं एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करके बना सकते हैं, साइनाइडों का जल अपघटन करके बना सकते हैं, ठीक है। और इनके फार्मेट का क्या है हम जल अपघटन करके बना सकते हैं। आप पुरानी विधियां पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहां से हम जो है फार्मिक अम्ल बनाने के तरीके सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि की, कि इसको प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको बनाने की यानी कि फार्मिक अम्ल को बनाने की प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में इसे ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2O4H2 और इंटू 2H2O के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। तो कैसे करके बनाया जाता है, क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल को किसके साथ गर्म करके, ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल है और क्या है क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल है, या आप ऑक्जेलिक अम्ल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्जेलिक अम्ल को किसके साथ, क्रिस्टलीय ये क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल है, इसको किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ जब आप गर्म करेंगे तो क्या मिलता है, फार्मिक अम्ल बनता है। यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, ऑक्जेलिक अम्ल है आपका C2O4H2 और यहाँ तीर के निशान के ऊपर ग्लिसरॉल लिखा हुआ है और सामने बन गया है आपका HCOOH जो कि फार्मिक अम्ल है, और इधर निकल गई है इसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है इससे क्रिया करता है, लेकिन ऐसे क्रिया नहीं करता कि इन दोनों में कोई अंतर आए। ग्लिसरॉल जो है एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी कि सिर्फ इससे पहले माध्यमिक यौगिक बनाता है, फिर माध्यमिक यौगिक बना के ग्लिसरॉल फिर से अलग हो जाता है। और उत्प्रेरकों की यही क्रिया विधि होती है कि इनसे रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट यानी बीच वाला कोई यौगिक बनाते हैं, फिर दोबारा से उस यानी कि प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। तो ग्लिसरॉल यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फार्मिक अम्ल बनता है। और यह इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि अगर आ भी आती है तो आप ऐसे लिख देंगे। अब बात आती है कि फिर आप इसको चित्र वगैरह कैसे बनाएंगे। तो चित्र बनाने के लिए कुछ नहीं है, वही आप एक स्टैंड बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक गोल पैनी का फ्लास्क लगा देंगे, ठीक है। ऐसे जल्दी जल्दी मैं बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे गोल पैनी का फ्लास्क लगा देंगे, यहाँ पे कॉर्क लगा देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, दोनों जगह पे, एक जगह ऑक्जेलिक अम्ल, एक जगह क्या लिख देंगे, ग्लिसरॉल। यहाँ से एक नली निकाल देंगे, ठीक है। नली निकाल के क्या करेंगे, यहाँ से फिर ऐसे करके मोड़ेंगे इसको, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, आप एक संघनित्र जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, संघनित्र जोड़ देंगे। और संघनित्र जोड़ करके क्या है आपका जो है इधर जो है ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करके मतलब चित्र ऐसा करके कुछ बनाना है। मतलब सभी चीजों का चित्र क्या है एक जैसा ही होता है, बस आपको उसकी क्या है मेन रिएक्शन याद करने हैं, बाकी चित्र एक जैसे हैं। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल को अगर ग्लिसरॉल के साथ गर्म करें तो फार्मिक अम्ल बनता है। ये था फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मिक अम्ल के बारे में क्लियर। अब आ जाते हैं इसके भौतिक गुणधर्म। तो फार्मिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, ये एक रंगहीन और तीखी गंध वाला द्रव होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंग होता नहीं है इसमें, और तीखी गंध वाला, इसमें से तीखी गंध आती है। और क्या होता है, ये अगर त्वचा पे गिर जाता है तो बहुत ज्यादा जलन करता है और फफोले डाल देता है, ठीक है। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है इसके भौतिक गुणधर्म में, यही है कि ये तीखी गंध वाला है और क्या है एक एसिड है, और एसिड होने के साथ क्या है त्वचा पे गिरता है तो क्या करेगा, फफोले डाल देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अब आ जाते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रासायनिक गुणधर्म। अब जो रासायनिक गुणधर्म है उन पे चर्चा कर लें अगर हम, तो यहाँ पे क्या पाएंगे हम कि रासायनिक गुणधर्म है। अब रासायनिक गुणधर्म इसके वही हैं जो हम पहले बता चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रासायनिक गुणधर्म कुछ लिख रखे हैं मैंने, जो कि क्या है इसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आप उनमें से भी क्या है बना करके लिख सकते हैं। बनाने का मतलब है कि आप आर की जगह पर, जहां मैंने आर लिखाया होगा जनरल फॉर्मूले में, वहां एच लगाना है आपके लिए, और आपके सेम टू सेम गुणधर्म बन के तैयार हो जाएंगे। इस चीज को समझें, रटने का प्रयास न करें और कंसेप्ट को क्लियर करें और बनाए रखें। एक बात और
कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। अब इसको याद करने का प्रयास करें शुरू से लेकर एंड तक, फिर इसके बाद क्या है हम आगामी और दूसरी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा कंटेंट तैयार करके एक साइड में रखें, इसको पूरा करें। अब रासायनिक गुणधर्म पे आ जाते हैं। रासायनिक गुणधर्म क्या है? सबसे पहली बात आती है अपघटन। ठीक है, वैसे तो एक बात बताएं तो ये क्या है? एसिड है। क्या है? ये एक एसिड है। और एसिड क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं, तो HCOOH है। ठीक है, अगर इसे क्या करें हम जल में घोल देंगे तो क्या करेगा? ये एक तो H+ आयन देगा और क्या होगा? फॉर्मेट आयन देगा, HCOO- देगा। ठीक है, तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अगर हम इसमें क्या डाल देते हैं? अगर इसमें हम सोडियम डाल देते हैं तो क्या निकालेगा? फिर ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा, यानी HCOONA बनाएगा और क्या देगा? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें से। ठीक है, तो अम्लीय गुण तो प्रदर्शित करता ही करता है। क्या करेगा? अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे आ जाती है अपघटन पे। अपघटन का मतलब होता है कि इसको अगर हम गर्म करें तो किन किन चीजों में टूट जाएगा। तो HCOOH है, फार्मिक अम्ल है, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये CO2 और H2O में टूट जाता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, यानी ये इसमें बेकार हो जाता है, टूट जाता है, अपघटन हो जाता है इसका। तो अपघटन होने पर क्या देता है? ये CO2 देता है और क्या देता है? जल देता है। ठीक है, और किसके साथ अपघटन कर रहे हैं? H2SO4 है, उसके साथ इसे गर्म कर रहे हैं और यहाँ पर है HCOOH। ठीक है, दूसरा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, फेलिंग विलयन से क्रिया। ये फेलिंग विलयन क्या होता है? पहले आप ये समझिए। ये होता है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? ये क्यूप्रस ऑक्साइड होता है और वो भी कैसा? अमोनियमय होता है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड कैसा होता है? अमोनियमय। CuO होता है। क्या होता है? ये CuO होता है। ठीक है, क्या होता है? Cu लिख गया था, CuO होता है। फेलिंग विलियन होता है कॉपर ऑक्साइड का जो विलियन है उसको हम क्या कहते हैं? फेलिंग विलियन कहते हैं। और फेलिंग विलियन से अगर इसकी क्रिया कराई जाती है तो ये क्या करता है? फेलिंग विलियन के साथ लाल रंग देता है। ये इनकी पहचान होती है। ये पूछा जाता है कि ये फेलिंग विलियन को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। क्या करता है? अपचयित करता है। अपचयित करने का मतलब है कि उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है और अपचयित करके कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। वो लाल रंग क्यों आता है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है HCOOH, ये लिखा हुआ है CuO। इस टोटल को मिलाकर के यानी अमोनिया में यहाँ पे क्या होगा? ये आपका क्यूपरस, ये क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड का, क्यूपरस ऑक्साइड का क्या होगा? यहाँ पर विलियन होगा। इसको हम क्या कहते हैं? फेलिंग विलियन कहते हैं। ये प्रयोगशाला में फेलिंग विलियन के नाम से ही मिलता है और फेलिंग विलियन के नाम से मिलने के कारण क्या है? इसे फेलिंग विलियन कहते हैं। तो वहाँ रखा होता है। ठीक है, तो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया फेलिंग विलियन, उसमें अगर आपने क्या डाल दिया? फार्मिक अम्ल डाल दिया तो कैसा रंग दिखाई देगा आपको? लाल रंग दिखाई देगा। यानी कि वहाँ पे ये रिएक्शन होती है HCOOH टू CuO और वहां पर आगे क्या बन जाता है? Cu2O बन जाता है। क्या बन जाता है? Cu2O। और इस Cu2O बनने के कारण ही क्या होता है? यहाँ पर आपका लाल रंग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल रंग। लाल रंग किसके कारण आता है? वो CuO के Cu2O में चेंज होने के कारण मतलब लाल रंग आता है। तो फेलिंग विलियन में क्या है? ये क्या करेगा? उसको अपचयित करता है और कैसा रंग दिखाता है? लाल रंग दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टालन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलेन अभिकर्मक भी क्या है? प्रयोगशाला में आपको किसी भी बोतल पे टॉलेन अभिकर्मक लिखा होता है और टॉलेन अभिकर्मक है, और अगर आप उस टॉलेन अभिकर्मक को लेते हैं तो उससे अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो ये टॉलेन अभिकर्मक को भी क्या करता है? अपचयित करता है। अपचयित करने का मतलब है उसमें से ऑक्सीजन कम करता है, ऑक्सीजन दूर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है। तो टॉलेन अभिकर्मक होता है अमोनियामय। क्या होता है? अमोनियामय। अमोनियामय का मतलब अमोनिया मिला हुआ, अमोनिया होती है उसमें। ठीक है, क्या होती है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, ओ सॉरी, अमोनिया में सिल्वर ऑक्साइड। क्या होता है? अमोनिया में सिल्वर ऑक्साइड का जो विलयन होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? टालन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो अमोनिया में सिल्वर ऑक्साइड है, इसका जो विलयन है वही टालन अभिकर्मक है। तो टालन अभिकर्मक से अगर ये क्रिया करता है, अमोनिया में सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या देता है? ये रजत दर्पण देता है। रजत दर्पण का मतलब ये चांदी को अलग करता है। और दर्पण जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं? शीशे पर क्या लगा होता है? चांदी की पेंट होती है ना, तो वैसे ही क्या है? यहाँ पे रजत बन जाता है, चांदी बन जाती है, तो उसे कहते हैं रजत दर्पण।
तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में क्या है टालेन अभिकर्मक लिया और उसमें आपने क्या डाल दिया, फार्मिक अम्ल डाल दिया, तो वहां पर क्या होगा, चांदी उसमें से अलग हो जाएगी। या रिएक्शन देखो पहले, HCOONH4 अमोनिया में होने के कारण यहाँ पे HCOOH नहीं NH4 लिखा हुआ है, फिर Ag2O लिखा हुआ है, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया जब इससे कराई गई तो क्या हुआ, 2Ag यानी कि सिल्वर यानी चांदी अलग हो गया, और NH4HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है इसमें से अलग हो जाता है। तो ये जो सिल्वर है ना, ये सिल्वर क्या होता है, उस टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे चिपक जाता है और किसका निर्माण करता है, दर्पण का निर्माण करता है। क्योंकि दर्पण क्या होते हैं, जिसपे क्या है कांच पर क्या होता है, चांदी का पेंट हुआ होता है, वही क्या होता है, आपका दर्पण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या करेगा, इसको अपचेत करेगा और क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। तो ये टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है, यानी कि अमोनिया में सिल्वर ऑक्साइड के विलयन को चांदी में अपचेत कर देता है। यहाँ पे Ag2O था, ऑक्सीजन अलग हो गई, खाली क्या हो गया, Ag बचा तो अपचेत हो गया। नेक्स्ट नीचे का जो रिएक्शन है इसमें है, अगर इसकी हम एथिल अल्कोहल से क्रिया करा देते हैं, ये HCOOH लिखा हुआ है और ये C2H5OH लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि जब एथिल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल इन दोनों की क्रिया होती है तो क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें से ये वाला H और ये O और ये H, ये तीनों चीजें मिलके ये H H2 बनता है और ये ऑक्सीजन मिलके H2O बन के बाहर निकल जाता है, और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इसमें कॉम्बिनेट हो जाती हैं और इसका नाम होता है एथिल फार्मेट। क्या नाम होता है इसका, एथिल फार्मेट होता है। हो सकता है दिखाई न दे रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसके गुणधर्म भी वही थे, बस बनाने की प्रयोगशाला विधि ये रही। ये क्या करता है, अपघटन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, फेलिंग विलयन को अपचेत करके लाल रंग देता है, टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या देता है, सिल्वर दर्पण, रजत दर्पण सिल्वर दर्पण देता है, सिल्वर में अपचेत करता है। और अगर इसको जल में घोल दें तो H+ आयन देता है, और अगर इसकी सोडियम से क्रिया कराएं तो क्या करेगा, सोडियम फार्मेट बनाएगा। ये पीछे ये क्या लिखा है, सोडियम, और ये क्या है, फार्मेट, तो क्या बनाएगा, सोडियम फार्मेट बनाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, रिएक्शन साथ में याद रख पाना है आपको, चाहे थोड़ा टाइम लगे पढ़ने में, चाहे नोट्स बनाने में टाइम लगे, चाहे इसको पॉज करके देखना पड़े, नहीं कि देख लिया आप छुट्टी कर दी, इसको चाहे दोबारा से आपको रिवाइज करके देखना पड़े, लेकिन याद तो क्या है, आपको रखना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था फार्मिक अम्ल। चलिए कार्बनिक अम्लों की श्रेणी में एक और हमारा जो कार्बनिक अम्ल है, वसा अम्ल है, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा जो सदस्य है, काफी महत्वपूर्ण है, वो है एसीटिक अम्ल। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा एसीटिक अम्ल। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं इन पे, क्यों, क्योंकि ये सामान्य विधियों द्वारा हम इनको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनमें से ही इनके गुणधर्म हैं, वही इनके बनाने की विधियां हैं। सिर्फ स्पेशली इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको क्या है, थोड़ा सा और गहराई से हम की जानकारी कर पाएँ, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका एसीटिक अम्ल, ठीक है। चलिए बात करते हैं एसीटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। ये इस कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो श्रेणी है इसका क्या है, दूसरा सदस्य है, अर्थात 2 कार्बन वाला सदस्य है। तो अणुसूत्र होता है इसका CH3COOH। कौन सा, CH3COOH। और आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सूत्र होते हैं वो RCOOH होता है। तो यहाँ पर R की जगह पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। और आगे जो जर्नल विधियां जो लिखाई गई थी, बताई गई थी, उनमें जहां जहां पर आप R लगा देंगे वहां पर आपको क्या होगा, CH3 लगा, मतलब आप CH3 लगा देंगे तो वहां पर एसीटिक अम्ल बनाने की विधि भी मिल जाएगी, और साथ ही आपको क्या मिलेगा, वहां पर एसीटिक अम्ल के गुणधर्म भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही काम क्या है आप कर सकते हैं, और क्या लगा करके, R की जगह CH3। और मैंने जो मोस्टली उदाहरण लिखवाए हैं पिछली वीडियो में, वहां पर वो एसीटिक अम्ल के ही गुणधर्मों की है और उनकी बात है, ओके। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर के सिर्फ आपको क्या है, मेहनत करनी है, कोई परेशान होने वाली तो बात है ही नहीं। और सूत्र क्या हो गया, CH3CHO हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इसका संरचना सूत्र। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। संरचना सूत्र आप समझते हैं, संरचना सूत्र का मतलब होता है कि किस तरीके से इसमें कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, CH3 है, और यहाँ पर पहले तो 2 कार्बन है, CC, तो 2 कार्बन बना लीजिए, ऐसे करके 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो कम से कम जुड़े होंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और हमने क्या कर लिया, CH3 हो गया।
और डबल बॉन्ड करके O यहाँ पे होता है, यहाँ O होता है और यहाँ पे क्या होता है H होता है। इस तरीके से क्या है ये बैलेंस है। देखो इस कार्बन पे 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन पे 2 ऊपर और एक इधर 4 हो गए। इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो 2 होती है, एक इधर हो गई एक इधर हो गई। हाइड्रोजन की बैलेंसी एक ही बॉन्ड से जुड़ती है तो 1 हो गई। ठीक है, ये हो गया इसका संरचना सूत्र। ठीक है, चलिए बात आती है इसके IUPAC नाम की, कि IUPAC नाम क्या है इसका। ठीक है, IUPAC नाम जो होता है इसका, देखो कार्बन इसमें कितने हैं 2, तो इसका IUPAC नाम होगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाता है इसका, एथेनोइक अम्ल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके नाम जो होते हैं वो होते हैं एल्केनोइक अम्ल। बार बार बता रहा हूँ, अगर इतने पर भी न समझ पाए तो फिर मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना बेकार है। एल्केनोइक अम्ल, तो अगर यहाँ पे एल्क की जगह पर आप कार्बन की संख्या 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इस तरीके से क्या है आप इसे याद कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है IUPAC नाम में। इसको जो है हम किसके अम्ल कहते हैं, सिरके का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। और सिरके में पाए जाने के कारण ही इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस सिरके को हम जो लैटिन क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। और विनेगर को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, ACTO कहा जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, एसिटिक अम्ल। एसिटो कहा जाता है इसलिए एसिटिक अम्ल इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल और CH3COOH संरचना सूत्र ये। IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, सिरके का अम्ल, सिरके में पाया जाता है। और सिरके का उपयोग जो है क्या होता है, अचार आदि के निर्माण में होता है, यानी कि अचार वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, तो आप याद रख पाएंगे सिरके में अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद करेंगे। ठीक है, चलिए बनाने की विधियों की बात करते हैं कि बनाया कैसे जाएगा। तो बनाने की विधि में वही चीज है, बनाने की विधि में क्या है, वही बात है कि बनाया कैसे जाए। तो बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वही सामान्य विधियां हैं। क्या हैं, सामान्य विधियां। और सामान्य विधियों में आप क्या करेंगे, R की जगह पर सिर्फ CH3 लगाइए तो आपकी क्या हो जाएंगी, सामान्य विधियां हो जाएंगी। तो मैंने बताना जरूरी नहीं समझता, चलिए 2 बता ही देते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे अगर एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्कोहल है ठीक है, और एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम एथिल एल्कोहल है हमारे पास C2H5OH, अगर इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं किसके द्वारा, Na2Cr2O7 और प्लस क्या लगाते हैं यहाँ पे H2SO4, यानी अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा अगर इसका क्या कर दें, हम ऑक्सीकरण कर देते हैं तो क्या मिलते हैं आपको, तो मिलता है आपको CH3COOH। ऐसे करके बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा अभी एक और चीज यहाँ पे अगर हम क्या है हमारे पास है CH3CHO एसीटेल्डिहाइड है, एसीटेल्डिहाइड का भी अगर हम Na2Cr2O7 और प्लस H2SO4 के द्वारा अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो आपके सामने क्या बन के तैयार होगा, CH3COOH बन करके तैयार होगा, एसिटिक अम्ल बन के तैयार होगा। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, सामान्य विधियां हैं और सामान्य विधियों से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपने देखा वहां पे और कैसे बना सकते हैं, और एक और विधि हमने यहाँ पे बनाई थी एस्टर वाली, यानी कि CH3COOC2H5। अगर एथिल एसीटेट है हमारे पास, क्या है, एथिल एसीटेट है ना, अगर एथिल एसीटेट है, एस्टर है, अगर इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, H2O H2SO4 लगा दें तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर एक जो R है क्या है, अलग हो जा, किसके साथ चला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और एक किस में चला जाता है, एल्कोहल में। तो क्या बनता है यहाँ पे CH3COOH बनता है और क्या बनता है, C2H5OH बनता है। फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली वीडियो है अगर आप उससे देख चुके हैं तो आप क्या है अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो ये हैं इसके बनाने की विधियाँ। अगर बात गुणधर्म की जाती है तो सेम टू सेम गुणधर्म है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वही गुणधर्म रखता है एसिटिक अम्ल भी, जो गुणधर्म क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये भी क्या करेगा, अपचयन होने पर एल्कोहल देता है, ये भी अम्लीय प्रकृति रखता है। और ये भी क्या करता है, ऐसे ही टॉलन अभिकर्मक वगैरह को, क्योंकि COOH समूह है तो उसको क्या है, अपचेद करेगा। बाकी सेम टू सेम है, तो इसे बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। ठीक है, क्योंकि बेकार में लंबा समय हो, इससे अच्छा आप अपने नोट्स से पढ़ लें। ठीक है,
स्टडी को क्या है बरकरार बनाए रखें और अच्छे से पढ़ें, ये हमारा मोटिवेशन रहेगा। हम लास्ट में आकर के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को क्या है आपको एक वीडियो में देंगे, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और रिक्वेस्ट है कि बेकार जो व्यर्थ समय है उसे न बिगाड़ें और व्यर्थ समय ना करें, ठीक है।